तो स्वागत है आपका साइंस प्रैक्टिस का सेट नंबर 4 करेंगे आज हम। ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर का क्विज होता है हर रोज। पेड ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य अगर टक्कर होती है तो वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है क्या होगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम से अगर हम देखें, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या आपका एक्शन रिएक्शन का एक्शन होगा, तो इसके विपरीत रिएक्शन होगा ही। और ये दो बॉडी पर लगेगा, दो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, दो अलग बॉडी पर लगेगा और ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। तो जितना बल वायुयान के द्वारा पक्षी पे लगाया जा रहा है उतना ही बल पक्षी के द्वारा भी वायुयान पे लगाया जाएगा। तो बल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है। न्यूटन के पहले नियम से इस बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल की माप मिलती है। ठीक है। और तीसरा नियम मैंने बताया आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान दिया हुआ है 400 किलोग्राम। संवेग हमें निकालना है और स्पीड दिया हुआ 0.25 मीटर पर सेकंड। संवेग को डिनोट करते हैं हम पी से। ठीक है। संवेग का फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय वेग। द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 400 किलोग्राम और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे हम वेग से 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो 400 हो गया ये और 0.25 हो गया 1/4 और यूनिट बन जाएगा इसका केजी मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कंफ्यूज हो गया। ये आपका का आ गया 100 केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, यानी कि जड़त्व जो है वो किस पर निर्भर करता है। न्यूटन का पहला नियम से रिलेटेड है ये। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो जड़त्व को बताता है। क्या कहता है कि जो जड़त्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जड़त्व अगर ज्यादा है इसका मतलब कि वस्तु का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। उल्टा भी कर सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान अगर कम है तो जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। तो ये डिपेंड करता है सीधा द्रव्यमान पर। इस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि उत्तोलक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। ठीक है। ये समझिए जैसे कि ये कोई भार है, ये कोई पत्थर है। ठीक है। इसे हम उठा नहीं सकते, काफी ज्यादा वजन है इसका। तो इसके लिए हम एक टेक का यूज, एक सरिये का, एक डंडे का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है। अब इसे तो हम सीधा ऐसे उठा नहीं सकते, तो इसके लिए एक टेक की जरूरत पड़ेगी जिसे हम आलंब कहते हैं। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाता आपका भार, यहां पर हम लगाएंगे अपना प्रयास और ये हो गया आपका आलंब। ठीक है। अब अगर ध्यान से सोचिए कि जो एक और बात ध्यान रखिए, यहां से डिस्टेंस हम मेजर करते हैं आलंब से। ये डिस्टेंस हो गया आपका d1। ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस हो गया आलंब से ही भार का d2। अब मान लीजिए कि जो d1 है वो वाले डिस्टेंस में कम कर देता हूँ। प्रयास ये जो डिस्टेंस है ये मैं कम कर दूं तो प्रयास क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें तो लाभ चाहिए, तो d1 को हम क्या रखेंगे, d1 को हम ज्यादा रखेंगे। d1 जो होगा वो ज्यादा रखेंगे, d1 को हम ज्यादा रखेंगे, तभी भार को उठाने में हमें आसानी होगी। ठीक है। और भार जो है वो d2 हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है। तो मैकेनिकल गेन, यांत्रिक लाभ, वो होता है आपका मैकेनिकल गेन प्रयास की भुजा यानी कि d1
डिवाइडेड बाई D2, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल गेन। इस केस में D1 क्या है, ज्यादा है और D2 कम है। ठीक है, तो इस केस में मैकेनिकल गेन 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मैकेनिकल गेन 1 से कम होना चाहिए। तो मैंने एक पिक्चर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 3 तरह का उत्तोलक मैंने बनाया है यहाँ पर। ये आयास हो गया आपका। ठीक है, पहले में क्या है, आलम्ब जो है वो आयास और प्रतिरोध के बीच में है। आलम्ब जो है वो इस दूसरे में प्रतिरोध बीच में है और तीसरे में आयास बीच में। इन तीनों का अगर कैलकुलेशन करें तो पहले वाले में देखें तो क्या होगा, आयासी हम प्रयास लगा रहे हैं, D1 आपका ये हो गया। ठीक है, D1 है और ये D2 है। तो ध्यान से देखें तो D1 क्या है, ज्यादा है और D2 कम है। इस केस में मैकेनिकल गेन 1 से ज्यादा होगा। D1 क्या है आपका, ग्रेटर देन D2 है, और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा। दूसरे टाइप में देखें तो D1 फिर से ज्यादा है आपका। D1 होता है आलम्ब से लगाए गए प्रयास तक का डिस्टेंस। इस केस में भी D1 क्या है, D2 से ज्यादा है, तो मैकेनिकल गेन 1 से ज्यादा ही होगा। इस बार तीसरे केस में हम देख रहे हैं कि जो D1 है, आयास प्रयास वाली भुजा, वो D1 जो है वो क्या, D2 से छोटा है। इस केस में D1 जो है वो D2 से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका मैकेनिकल गेन 1 से कम होगा। तो देख रहे हैं क्या, आयास जो होता है अगर आलम्ब और प्रतिरोध के बीच में है, आयास जो है आलम्ब और भार के बीच में हो, तो मैकेनिकल गेन क्या होता है, 1 से कम होता है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही उत्तर है। आशा आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? क्वांटम का सिद्धांत दिया था आपका मैक्स प्लांक ने। ठीक है, और डी ब्रोगली ने क्या दिया था, तरंग तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत, मैकेनिकल वेव का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मोसले के बारे में जानते हैं आपको, आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया था। और हेनरी बेकरेल, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, सेमीकंडक्टर। जितने भी टेलीफोन, टीवी, एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी है, सभी सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, ए टू जेड। और सेमीकंडक्टर हमारे भारत में निर्माण बहुत ही कम होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का जो निर्माण, इसमें जो विद्युत चालन होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन और होल द्वारा होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ती है तो उस जगह होल पैदा हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर दोनों से होता है, पी टाइप भी होते हैं और एन टाइप भी होते हैं। इंजीनियरिंग में पढ़ने का ये टॉपिक। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? देख लीजिए, ट्रांसफार्मर पहले काम क्या करता है। ये है आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन भी होता है आपका। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है ये इनपुट हम वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, V1। करंट दे रहे हैं हम I1 और फ्रीक्वेंसी है F1। तो जो आउटपुट मिलेगी हमें, ये हो गया आपका इनपुट। तो जो आउटपुट हमें मिलेगी, वो जो V1 होगा वो V2 हो सकता है। V2 क्या हो सकता है, V2 जो है V1 से बड़ा भी हो सकता है और V2 V1 से छोटा भी हो सकता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, करंट क्या है, करंट हमें I2 मिल सकता है। ठीक है, करंट क्या हो सकता है, I2 जो है वो I1 से छोटा भी हो सकता है और I2 I1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जैसा करंट हमें चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी F1 ही मिलेगी। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी दी है हमने, वो फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो करंट करंट को चेंज कर सकता है, वोल्टेज को चेंज कर सकता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी इनपुट की, करंट की, वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो आवृत्ति हमेशा इसमें समान रहेगी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? क्या रंगीन, देखो जैसे कि पानी के ऊपर तेल छिड़क दिया, उस पर सूर्य की किरणें जाती है तो वो कलरफुल दिखाई देती है। तो वो होता है आपका व्यतिकरण के कारण।
व्यतिकरण क्या होता है? जैसे कि मान लो कि समान आवृत्ति की दो, यानी कि हमारे तरंगे समान आवृत्ति की, पहली आवृत्ति का मैं ये मान लेता हूँ ये, और दूसरी आवृत्ति का भी मैं सेम ही मान लेता हूँ, ऐसे ये आवृत्ति सेम होनी चाहिए, दूसरी आवृत्ति का मैं ये मान लिया, ठीक है। ये F1 फ्रीक्वेंसी की हो गई, ये F2 फ्रीक्वेंसी की हो गई, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही है, अध्यारोपित हो रही है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों हाई एम्पलीट्यूड का मिल रहा है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो काफी बड़ी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर दोनों मिनिमम एम्पलीट्यूड का मिल रहा है, तो ये काफी छोटी बन जाएगी। तो अगर ये दोनों मानो ब्राइटर है, ये भी ब्राइटर है, ये ब्राइटेस्ट बनेगा, वो काफी ज्यादा चमकीला बनेगा ये, और ये काफी डार्क बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर काफी चमकीला बनेगा, काफी ब्राइट रहेगा, और यहाँ पे काफी डार्कर आ जाएगा। इस तरह से हमें एक पैटर्न बन जाता है, जिसके कारण से हमें काफी चमकीला, कहीं पर काफी काला, वो आपस में जब मिलती है तो हमें रंगीन दिखाई देती है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता ही, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगी वो काफी कम होगी, ठीक है। इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम, तो ये व्यतिकरण में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? टाइलिन एंजाइम का जो स्रोत है वो है आपका लार ग्रंथियां। मनुष्य का जो लार होता है, इसे सलाइवा कहते हैं, इसमें 99% जो होता है वो वाटर होता है, और 1% जो है वो आपका एंजाइम होता है, ठीक है। लार जो होता है इसमें दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। पहला होता है आपका टाइलिन, और दूसरा होता है लाइसोजाइम, ठीक है। पूछा क्या है, टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? वो तो मैं बता दिया हूँ, लार ग्रंथियां है, उसमें टाइलिन पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन आपका क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में। और लाइसोजाइम क्या करता है, जो हमारे भोजन में बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म करता है, बैक्टीरिया को यह मार देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता आपका हेलोटिज्म, ठीक है। लाइकेन में जो होता है वो कवक, जैसे लाइकेन कवक हो गया आपका, और शैवाल हो गया, ये दोनों मिलकर के लाइकेन कहलाते हैं। एक दूसरे के ये सहजीवी हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये हमेशा आप पेड़ों की छालों पर देखते होंगे, ठीक है। इस संबंध को हम बोलते हैं हेलोटिज्म। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सही नहीं है, मतलब कि गलत है, ठीक है। तो कोशिका की विशेषताएं देख लीजिए आपका। कोशिका का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है, ये कथन आपका सही है। कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं, ये भी सही है। कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, हर एक का काम अलग अलग होगा, वो अलग अलग काम करेगा, ठीक है। लेकिन सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, वो गलत है आपका, ठीक है। 3 कथन सत्य और ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? विषाणु, विषाणु में देखिए आपका सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। सजीव भी होता है ये, और ये निर्जीव भी होता है, दोनों। इसे मरा हुआ भी मान सकते हैं, जीवित भी मान सकते हैं। जब ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते हैं, जीवित कोशिका में पहुंचते हैं, तो वो सक्रिय हो जाते हैं, वो मानिए कि जिंदा हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें आरएनए तथा डीएनए दोनों पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है,
कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो चौथा ऑप्शन आप देख सकते हो, तो कोशिका भित्ति इसमें मौजूद नहीं होती है और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न में कहा है कि कौन सा गलत है, इसमें कह रहा कोशिका भित्ति मौजूद होती है लेकिन एक्चुअली में नहीं होती है। ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? ट्रैकोमा होता है आपका, ये आंखों से संबंधित बीमारी है, ठीक है, जो कि आपका होता है ये जीवाणु बैक्टीरिया से होता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गलत है? ठीक है, सही नहीं है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण होता है, सही है आपका ये। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च किसके कारण लाल होती है? कैप्सेसिन के कारण, ये भी सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन है, जो कि गलत है आपका, ठीक है। पपीते का जो पीला रंग है वो आपका कैरिका जेंथीन वर्णक के कारण होती है वो, ठीक है, लिख देता हूं मैं, कैरिका जेंथीन, इसके कारण पपीते का पीला रंग होता है। कौन सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन, पोमोलॉजी फलों की खेती, जेरोंटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन। सभी उत्तर सही है, ऑप्शन डी सही है। ओसवा फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पौधों में आपको पता होगा दो तरह के जटिल उत्तक पाए जाते हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जटिल उत्तक होते हैं, जटिल उत्तक। फ्लोएम एक साधारण उत्तक है, तो ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है, जटिल उत्तक होने चाहिए दोनों। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है वो आपका वाटर, पानी का वहन करता है वो, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है आपका? वो जो आपका अवशोषित मटेरियल है, खनिज जो अवशोषित होते हैं उसका वहन करता है वो, ठीक है, खनिज का। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोएम जल एवं खनिज का वहन करता है, जो कि गलत है आपका। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, ये सही है आपका। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद वही खनिज ही बनेंगे। और फ्लोएम पादप को बल प्रदान करता है, पादप को बल प्रदान नहीं करता, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे गुणसूत्र में जिस बिंदु पर ऐसा कुछ बनता हुआ आपने देखा होगा, ऐसा बनता, तो इस बिंदु को हम सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को सेंट्रोमियर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण के एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, ये आपका किससे प्राप्त होता है? आपका गर्भ नाल से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा? अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करना मतलब कि जो हाइड्रोजन से ज्यादा प्रक्रियाशील होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन का सिर्फ यहाँ पर H होगा, HA गलत लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हो सभी भारी धातु और एक मैग्नीशियम आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो नौसादर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। नौसादर का एक गुण होता है सब्लिमेशन, इसमें को क्या होता है? वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो उदरोपातन इसे हम कहते हैं, सब्लिमेशन को हम कहते हैं उदरोपातन, ठीक है। नमक को वैसे ही रह जाएगी, जबकि नौसादर हवा में उड़ जाएगा, वहां से हम इकट्ठा करके वापस नौसादर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। नमक में सब्लिमेशन उदरोपातन का प्रॉपर्टी नहीं होता। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है आपका,
ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होता है वो। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर भी यही चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है आपका। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश से विपरीत होता है। ऑप्शन बी सही होता है। पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण जलता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें, आप देख सकते हो। श्वेत फास्फोरस अक्रिस्टलीय अभिलक्षण के कारण, मंद ऑक्सीकरण के कारण, विद्युत के उत्तम चालक गुण के कारण या फिर उच्च ज्वलन ताप के कारण। तो मंद ऑक्सीकरण के कारण ये आपका श्वेत फास्फोरस अंधेरे में भी आपको जलता हुआ दिखेगा। वो श्वेत फास्फोरस क्या होता है, वो काफी क्रियाशील होता है, काफी रिएक्टिव होता है। ठीक है, जो वायु में ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है और मंद गति से अभिक्रिया करके वो जल उठता है, वो धीरे धीरे, इसे मंद दहन या मंद ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो मंद ऑक्सीकरण इसका सही होता है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा से ही होती है। ठीक है, उसमें विद्युत इकट्ठे बड़े होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, कार्बन होता है, जिंक होता है, ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से वहां पर विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, गलत है ये। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जो होता है उससे हम कराते हैं कृत्रिम वर्षा। और सिल्वर क्लोराइड से हम क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड से हो गया आपका कृत्रिम वर्षा। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका हॉर्न सिल्वर हो गया वो। और जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, ये सही है। और जिंक सल्फाइड फिलोसफर वुल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुल कहा जाता है। तो सही सुमेलित है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गए खत्म। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू।